कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। कंस्ट्रक्टर के बारे में कौन बताएगा जो मैंने बताया था लास्ट टाइम में? एनीवन? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? मैं बताऊं सर? हाँ बताइए। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है वेरी गुड। जिसका नाम क्लास के नेम से सेम होता है। ओके, जिसका नाम अ, क्लास ये के डेटा ये ये डेटा इनिशियलाइज करने के काम आता है। और सर इसका रिटर्न टाइम नहीं होता। रिटर्न टाइप होता है। इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप होता है, एक्सप्लिसिटली हम नहीं दे सकते। हाँ एक्सप्लिसिटली नहीं होता है, इम्प्लिसिट। हाँ, तो यही आप बोलोगे कि कंस्ट्रक्टर का एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं होता है, इम्प्लिसिटली मतलब होता है। और बताइए। और यह सर मेन मेथड की पहली होता है। क्या मेन मेथड की? कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होता है, एक ही बार कॉल होता है। सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त डेटा इनिशियलाइज करने के लिए एक ही बार कॉल होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो चलिए सारा चीज़ आप लोगों ने सही बताया। अब म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल सही बताया आपने। तो सही बताया आपने। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नेम से सेम होता है, जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता। प्रोग्रामर इसे फोर्सफुली कॉल नहीं कर सकता। ये इम्प्लिसिटली कॉल्ड होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, व्हाटएवर। ये सब कंस्ट्रक्टर के हमारे एक फीचर है। तो एक बात और मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो तो। अगर भूल गया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब भी जावा का कोई भी प्रोग्राम आप कंपाइल करते हो तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइल टाइम पे कंपाइलर आपके प्रोग्राम में ऐड कर देता है। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है प्रोग्राम में, एक मिनट, निशांत को मैंने नहीं ऐड किया। निशांत, तो ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो प्रोग्राम में कंपाइलर देता है, इसको हम देख भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अपने प्रोग्राम को डीकंपाइल करके। जैसे ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें हम सारा चीज़ अगर हटा दें, कुछ भी ना रखें, और इस प्रोग्राम को कंपाइल करें और देन डीकंपाइल करें। प्रोग्राम को डीकंपाइल कैसे करा जा सकता है? रवि बताओ, प्रोग्राम को डीकंपाइल कैसे करा जा सकता है? अगर हम डीकंपाइल करना चाहते हैं प्रोग्राम को तो कैसे डीकंपाइल कर सकते हैं? कोई तरीका है? सर मैं बताऊं? नहीं, रवि बताएंगे। हाँ जी, जावा और क्लास का नाम लिख देंगे। जावा और क्लास का नाम लिख देंगे। अच्छा, करता हूँ, जरा आप देखिएगा। CDBKU CD सूर्या एंड CD एंड उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया डेस्कटॉप। ठीक है, तो जावा सी करके हमने क्लास का नाम लिखा, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया, है ना। और हम रन करने के लिए लिखेंगे जावा और क्लास का नाम। तो ये जावा नाम के टूल से क्या समझते हो? ये जावा क्या करता है? ये JVM को चलाता है, JVM को इन्वोक करता है। ये जावा सी क्या करता है? ये आपके कंपाइलर को इन्वोक करता है। समझ रहे हो? तो हमें क्या करना है? हमें करना है डीकंपाइल। हमें करना है डीकंपाइल। समझ रहे हो? तो हमारी क्लास कैसे डीकंपाइल हो सकती है? अगर हमें अपनी क्लास को डीकंपाइल करना है तो क्लास हमारी कैसे डीकंपाइल हो सकती है? क्लास को डीकंपाइल करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था। याद नहीं आ रहा है। बताओ भाई, कोई बताए? सर जावा पी करके। जावा पी। देखो, ये दीपक जो है ना, अभी नई पहली बार इस क्लास में आए हैं, है ना, और इन्होंने अभी क्लास ज्वाइन किया है। और ये केवल वीडियोस देखते थे यूट्यूब से मेरी, राइट। इन्होंने वीडियोस देख देख के पढ़ लिया। और आप जो है मेरा डेली लाइव सेशन लेते हो तब भी आप नहीं पढ़ पाते हो। बताओ,
कितना शर्म की बात है, हैं? लास्ट टाइम पे आपको बताया था जावा पी। जावा पी ये पार्सली डीकम्पाइल करता है किसी भी बाइट कोड को, ये डीकम्पाइलर होता है हमारा। और उसके बाद हमने स्टूडेंट STUDENT लिख के एंटर मार दिया। तो ये जावा पी जो डीकम्पाइलर है, इसको हमने अपनी क्लास का नाम दे दिया, तो इसने हमारे क्लास को डीकम्पाइल करके दिखा दिया कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में है। और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में तभी आता है जब हम नहीं बनाते हैं तब, राइट। अब जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक नए नोटपैड में इन सबको पेस्ट करके मैं एक कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर बनता है कैसे? ऐसे। कंस्ट्रक्टर को बनाने का सिंटैक्स ये होता है, क्लास का नाम लिखो, पैरेंथेसिस लिखो, बन गया कंस्ट्रक्टर। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये जो मैंने हाईलाइट करा इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे पता चला ये कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि ये क्लास के नेम से है। कैसे पता चला ये कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप नहीं है। अगर इसका रिटर्न टाइप लगा देंगे तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये नॉर्मल मेथड है। दिस बिकम अ नॉर्मल मेथड। तो एक नॉर्मल मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस होता है। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही होता है, ये मेथड की तरह ही तो बनता है कंस्ट्रक्टर, बट एक स्पेशल मेथड होता है। स्पेशल मेथड इसलिए क्योंकि इसके अंदर स्पेशल फीचर होता है। इसके अंदर स्पेशल फीचर क्या होता है? इसका नाम क्लास के नेम से सेम होता है, इसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसे हम फोर्सफुली कॉल नहीं कर सकते, ये एक ही बार कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनते ही, और इसकी और भी बहुत सारी यूजेस हैं। ठीक है, तो किसी ने कहा कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप हो सकता है? हाँ, लगा दो सर, क्या दिक्कत है? लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? मेथड, ना कि कंस्ट्रक्टर। बाकी ये कंस्ट्रक्टर है। अगर मैंने ऐसे ही बना दिया तो ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है, और अगर इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर दे दिया दैट इज पैरामीटराइज। तो दो तरह से कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज, पैरामीटराइज, ऐसे भी आप बोल सकते हो, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज, राइट। तो अब मैंने जैसे मान लो कि ये पैरामीटराइज बना दिया और अब प्रोग्राम को कंपाइल करा, देन डीकंपाइल करा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि इंटीजर टाइप वाला कंस्ट्रक्टर आपका दिख रहा है, ना कि डिफॉल्ट वाला। डिफॉल्ट वाला नहीं दिख रहा है जो पहले दिखता था ऐसे, ठीक है, केवल पैरामीटराइज वाला दिख रहा है। क्योंकि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर देता है वो नहीं आया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर देता है वो कंपाइल टाइम पे आता है, और वो तभी आता है जब आप कोई कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में नहीं बनाते हो तब। कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर प्रोग्राम में बना लोगे, चाहे वो पैरामीटराइज बना लोगे चाहे नॉन पैरामीटराइज बना लोगे, तो प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक प्रोग्राम में आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक ऑब्जेक्टिव लिया था कि एक किसी स्कूल में जितने बच्चे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को हमें प्रिंट करके दिखानी थी। तो स्कूल के बच्चे के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो हमारा ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट का ये डेटा मेंबर है और ये मेंबर फंक्शन है। और इस डेटा मेंबर फंक्शन को कैटेगराइज करने के लिए हमने बना लिया था क्लास। और जो क्लास होती है ये बिल्कुल किसी ऑब्जेक्टिव के लिए एक ब्लूप्रिंट होती है, एक टेम्पलेट होती है, जब तक कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना लें। जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं ऐसे समझ लो कि जब अगर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक आप किसी क्लास के किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते हो, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि एक, जैसे रियल वर्ल्ड में कोई स्टूडेंट है किसी स्कूल का, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ सेंट जोसेफ स्कूल है और वहाँ के बच्चों की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए हमें प्रोग्राम बनाना था। तो हमने क्या करा कि वहाँ पे कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसका रियल वर्ल्ड में अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और अगर रियल वर्ल्ड में उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और उसको हमें मेमोरी देनी है, तो हम मेमोरी कैसे देंगे जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। और ये जो मेमोरी एलोकेशन होता है दो तरह से होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है और डायनेमिक रन टाइम पे होती है, ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा नहीं होता। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों जो मेमोरी होती है वो रन टाइम पे एलोकेट होती है, बट उसका डिसीजन कंपाइल टाइम पे हो जाता है कंपाइल टाइम के केस में, और रन टाइम वाले के केस में रन टाइम पे डिसीजन होता है, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है। ये भी लास्ट टाइम पे आपको बताया था, ठीक है। तो किसी भी मेमोरी का यूज, रिक्वायरमेंट और उसकी आइडेंटिफिकेशन कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाती है।
तो हमारे यहाँ डायनेमिकली ही मेमोरी एलोकेट होती है। तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे हम, यानी कि हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा, हमारे क्लास के अंदर आने वाले जो भी डेटा हैं उनको मेमोरी मिल पाएगी, और एक किसी भी कह सकते हो कि स्टूडेंट का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में आ जाएगा, वो फिजिकली एग्जिस्ट हो जाएगा मेमोरी के अंदर। तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी के अंदर लाने के लिए हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावा में कई तरीके हैं। तो कौन मुझे बताएगा ऑब्जेक्ट बनाने के कितने तरीके होते हैं जावा में? हाउ मेनी? हाँ जी बताइए, कितने तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट बनाने? 4 तरह के होते हैं। हैं? 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के। हाँ बताइए क्या क्या तरह क्या क्या है? ये वाला एक क्लास के नाम से न्यू क्लास नेम लिख देंगे। ये हो गया एक रिवर्स, नहीं सर याद नहीं आ रहा है। नहीं तो रेफरेंस वेरिएबल के कौन क्लास सा के नाम तरीका से होता है? रेफरेंस वेरिएबल की तरफ सर न्यू के लिख कर। हाँ जी कौन सा तरीका, कौन बताएगा? दूसरा बताओ कोई। सर न्यू कीवर्ड, सर न्यू स्टैंड, और सर क्लोन मेथड है सर एक, और डायरेक्ट मेथड है सर एक फैक्ट्री मेथड है। हाँ फैक्ट्री पैटर्न। तो फैक्ट्री फैक्ट्री पैटर्न, पैटर्न से भी ऑब्जेक्ट बनता है। फैक्ट्री मेथड नहीं होता, फैक्ट्री एक डिजाइन पैटर्न है। फैक्ट्री एक डिजाइन पैटर्न होता है, राइट। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न से भी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लोन मेथड से बन जाता है, क्लोन एक मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। और आपका न्यू से ऑब्जेक्ट बन जाता है, न्यू इंस्टेंस मेथड से बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये 4 तरीके होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, राइट। तो मतलब लेकिन अभी हम न्यू से पढ़ने जा रहे हैं। और न्यू से किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि सबसे पहले लिखिए न्यू और उसके बाद लिखिए क्लास का आइडेंटिफायर। ये पहला तरीका होता है। और यहाँ पे ARGS इफ एनी, अगर आर्गुमेंट है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। और ये जो चीज़ कहलाती है इसी को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, राइट। जैसे न्यू और क्लास का नाम, न्यू और क्लास का नाम, ऐसे। तो आपने सर अभी बोला कि कंस्ट्रक्टर उसे बोलते हैं जब हम क्लास में बनाते हैं, तो यहाँ क्या हो रही है? ये भी तो कंस्ट्रक्टर है। ये जो लिखा हुआ है ये कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हो रही है, राइट। ये कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग, इसे बोलते हैं कॉल करना। कंस्ट्रक्टर बनता प्रोग्राम में ऐसे है ना, क्लास के नेम से ऐसे बन जाता है। और कॉल जो होता है वो हमेशा न्यू के साथ होता है, राइट। तो ये कहानी है इसकी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक तरीका तो ये हो गया ऑब्जेक्ट बनाने का। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप न्यू के साथ लिखिए न्यू, और फिर आप लिखिए क्लास का आइडेंटिफायर ARGS इफ एनी, यानी कि ये पूरा लाइन जो है ये तो रहेगा ही रहेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर एक लाइन एडिशनली और बढ़ जाएगा। यहाँ पे फिर से आपका एक वेरिएबल आ जाएगा जिसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, और उसके आगे हो जाएगा क्लास का नाम। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्लास का नाम है स्टूडेंट, वेरिएबल का नाम S, ऐसे कुछ भी रख दीजिए, ST Q कुछ भी रखिए, आपकी इच्छा है। और फिर न्यू, और फिर उसके बाद स्टूडेंट, है ना ये। और जो तीसरा तरीका है, यानी कि ये सारे तरीके न्यू से ही हैं, न्यू में ही मतलब अलग अलग अप्रोच है ये, ठीक है। तीसरा है कि भाई इसी जो इस 2 स्टेप में लिखा गया प्रोसेस, इसको आप एक स्टेप सिंगल स्टेप में तोड़ दीजिए। सिंगल स्टेप के प्रोसेस को 2 स्टेप में तोड़ दीजिए। यानी कि क्लास का नाम रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू क्लास का नाम। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट S सेमीकोलन और S इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट।
तो ये सब ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके हैं, और वो भी न्यू से ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके हैं। जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो ये हमें लाइन लिखनी पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का जो मीनिंग है वो रियल वर्ड से भी लिया जा सकता है, कोडिंग में भी लिया जा सकता है, मेमोरी में भी है, और क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है जिसको एक ही तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, नहीं, कई तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। रियल वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कई तरीके से। तो हमारे रियल वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट जो किसी कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, किसी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को मुझे मेमोरी देनी है कंप्यूटर में। तो उसके लिए मैं एक लाइन लिखूंगा, ये लाइन जो आपके सामने यहाँ मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज द लाइन। ये लाइन पूरी जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। तो रियल वर्ल्ड में अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप एक ऑब्जेक्ट हो गए, और उसके लिए जो मैंने कोड लिखा न्यू स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके लिखने से हमारे मेमोरी एरिया के अंदर, मेमोरी एरिया हमारे जेवीएम के अंदर मेमोरी होती है, और मेमोरी एरिया के कई सेक्शन होते हैं। जेवीएम के अंदर बेसिकली कई मेमोरी होती है, राइट। तो जेवीएम के अंदर बेसिकली एक मेमोरी होती है हीप एरिया, एक होती है स्टैक एरिया, एक होती है पीसी रजिस्टर एरिया, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी मेमोरी होती है। तो जेवीएम, ये मान लो आपका कंप्यूटर का रैम एरिया है, रैम के अंदर जेवीएम है, जेवीएम के अंदर हीप। तो बस मैं सारा चीज़ ना बना के बस डायरेक्ट आपको ये समझा दे रहा हूँ। ये मान लो हीप मेमोरी एरिया है, हीप मेमोरी एरिया, ये एक मेमोरी एरिया का पार्ट है जेवीएम के, मेमोरी एरिया। अब हीप मेमोरी एरिया में क्या होता है, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनने से यहाँ पे एक ऐसे मेमोरी एलोकेट हो जाती है, ऐसे, ये एक मतलब ऐसे एक डब्बा बन जाता है, समझ लो। और मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डब्बा एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो। तो ऑब्जेक्ट को हम तीन तरह से समझ पाए हैं। आप एक स्टूडेंट हो जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आप एक ऑब्जेक्ट हो, और आपके लिए हमने कुछ कोड लिखना है, जिस कोड से मेमोरी एलोकेट होने वाली है वो कोड हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये कोड। अब ये कोड डालेंगे कहाँ, ये वाला कोड। ये कोड देखिए कहीं पे भी लिख दीजिए, आपकी इच्छा है, प्रोग्राम में जहाँ मर्जी वहाँ लिख दीजिए। बट इस कोड को मैं मेन के अंदर लिखूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि मेन के अंदर जो स्टेटमेंट आप लिखते हो ना वो अपने आप चलेगा, क्योंकि मेन मतलब अपने आप कॉल होगा सबसे पहले, तो मेन के अंदर लिखूंगा। आगे चल के आप इसको कहीं पे भी लिख दो। ये ऑब्जेक्ट बनाना कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि ये ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, ऐसा हम बोलते हैं नहीं। ऑब्जेक्ट हम थोड़ी ना बनाते हैं, जेवीएम बनाता है। ये ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया, जेवीएम बनाएगा। जब प्रोग्राम रन होगा तब, जैसे प्रोग्राम रन होगा तो तुरंत ये ऑब्जेक्ट बनेगा, मेमोरी लोकेट होगी, ठीक है। तो ये जो मेमोरी लोकेशन के लिए जो लाइन लिखी गई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने बताया था कि न्यू एक ऑपरेटर है, और चूंकि न्यू जो है यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर नहीं है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको हम टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटर बोलते हैं, राइट। टेक्स्ट बेस्ड, वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा गया है, NEW। तो न्यू एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटर है जिसका काम है टू एलोकेट द मेमोरी इनटू द हीप एरिया। ये हमेशा न्यू के साथ ये फीचर है, न्यू के साथ ये फीचर है कि न्यू को मेमोरी एलोकेट करना है हीप एरिया में, और वो कर देता है। बट कितना करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सब नहीं पता है। यानी कि न्यू का काम है मेमोरी एलोकेट करना, बट कितना करना, कैसे करना, किसके लिए करना, नो आइडिया। तो हु विल प्रोवाइड दिस आइडिया, दिस कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडिंग दिस आइडिया कि हाउ मच यू हैव टू एलोकेट द मेमोरी। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट करने वाला, यानी कि न्यू को कंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट ना बोल के इंस्ट्रक्ट बोल दो, है ना। इंस्ट्रक्ट करता है, क्या इंस्ट्रक्ट करता है, कहता है कि भाई देखो मेरा जो मेरा नाम है वो क्लास के नेम से सेम है, तो क्लास के नेम से सेम। अब सोचो, आप भी जरा इमेजिन करो, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम क्यों होता है? इसीलिए होता है ताकि न्यू को समझ में आ पाए कि उसको कितना मेमोरी एलोकेट करना है और किसके लिए करना है। तो ये कंस्ट्रक्टर का जब नाम वो देखता है तो कंस्ट्रक्टर न्यू को बता देता है कि तुम जाओ चेक करो कि मेरी क्लास का नाम क्या है। क्लास का नाम स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर हैं और जो भी इंस्टेंस डेटा मेंबर हैं स्पेशली, उनके लिए हीप एरिया में एक मेमोरी एरिया रिजर्व कर दो। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी एरिया इस जगह पे रिजर्व हो जाती है, यहाँ पे। और इस मेमोरी एरिया में क्या जाता है? क्लास की केवल और केवल
इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस डेटा मेंबर। इंस्टेंस डेटा मेंबर को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाता है, इंस्टेंस डेटा मेंबर यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। ठीक, तो ऐसे। और ये जो मेमोरी एरिया रिजर्व होती है ये फिक्स नहीं है कि भाई ये किसके लिए है, इसमें किसका डेटा है, ये सब तो आप डिसाइड करोगे ना। बट मेमोरी तो रिजर्व हो गई ना, एक एड्रेस बन गया, एक काइंड ऑफ ऐसा बफर कर सकते हो, एक प्रोसेस, मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस जनरेट हो गया जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी बन गई। इसकी अपनी एक आइडेंटिटी भी जनरेट हो जाएगी रन टाइम पे 010101 के फॉर्म में, ऐसे जनरेट हो जाएगी। दैट इज आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। तो स्टेट मीन्स व्हाट, दिस इज द स्टेट। बिहेवियर यानी कि डेटा मेंबर इज द स्टेट, दीज आर द बिहेवियर या मेंबर फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड इस वाली लाइन को लिखने से मेमोरी में एक ऐसे आइडेंटिटी जनरेट हो जाती है और क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो उस ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाता है। आपने कहा मेथड्स कहाँ जाता है, मेथड्स एरिया में जाता है। जैसे हीप एरिया एक सेक्शन होता है, ऐसे मेथड एरिया एक अलग सेक्शन होता है। आपके जेवीएम का पूरा आर्किटेक्चर है, जेवीएम में कई एरिया होता है। एक हीप एरिया होता है, एक मेथड एरिया होता है, एक पीसी रजिस्टर एरिया होता है, और फिर आपका नेटिव मेथड स्टैक एरिया होता है। आपको दिखा देता हूँ जेवीएम का एक आर्किटेक्चर, एक झलक जरूर आपको दिखाता हूँ मैं। ये है जेवीएम, ये पूरा जेवीएम का आर्किटेक्चर है। तो एक जेवीएम के अंदर ये मेमोरी एरिया होती है पूरी। एक होता है उसका क्लास लोडिंग सब सिस्टम, इसमें लोडिंग, लिंकिंग, इनिशियलाइजेशन। नीचे स्टैक एरिया, इधर देखिए पीसी रजिस्टर एरिया, इधर नेटिव स्टैक एरिया, इधर हीप एरिया और इधर मेथड एरिया। तो मेथड एरिया में भी एक अंदर मेथड टेबल होता है। हीप एरिया में भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, है ना, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट ये सारा पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि जावा में कौन सा डेटा कहाँ जाता है। क्लास अपने आप में, क्लास का तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। क्लास तो एक ब्लूप्रिंट है बस, और ये क्लास तो एक कीवर्ड है, और ये उसका आइडेंटिफायर है, नाम है। ये डेटा मेंबर है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसी क्लास का डेटा मेंबर है। और ये है आपका मेथड जिसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। रीड है, चैट है, प्रिंट इन्फो है, दे आर द मेथड्स या मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन या मेथड होता है। जैसे ही प्रोग्राम हमारा रन होता है तो रन होने से पहले लोड होता है ना, तो क्लास की जो अलग अलग चीजें हैं उनको मेमोरी मिल जाती है। ऐसे समझ लो कि जैसे आपने प्रोग्राम को रन किया, जैसे सपोज करो आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद रन किया, तो जब प्रोग्राम को आप रन करते हो ना, तो प्रोग्राम के रन होते ही प्रोग्राम के अंदर की अलग अलग चीज़ें अलग अलग एरिया में जाके स्टोर हो जाती हैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ जाती है सुनिएगा। ऐसे रन किया तो हो गया वो स्टोर। अगर क्लास में कोई मेथड है तो मेथड, चाहे वो किसी भी टाइप का मेथड हो, स्टैटिक मेथड हो, नॉन स्टैटिक मेथड हो, किसी भी टाइप का मेथड हो, तो वो मेथड एरिया के मेथड टेबल में जाके स्टोर हो जाएगा। मेथड एरिया के अंदर मेथड टेबल बनेगा, वहां जाके स्टोर हो जाएगा। अगर क्लास में कोई लोकल वेरिएबल है, जैसे ये एसएस लोकल वेरिएबल है, तो वो स्टैक एरिया में जाएगा। और स्टैक एरिया होते हैं थ्रेड स्पेसिफिक। कहते हैं एक जेवीएम के अंदर एक हीप एरिया और एक मेथड एरिया होती है, बट स्टैक एरिया इज नॉट फिक्स्ड, दे आर द थ्रेड स्पेसिफिक। अगर हमारे प्रोग्राम में 10 थ्रेड चल रहे हैं तो 10 स्टैक तैयार हो जाता है, और हर स्टैक के अंदर स्टैक फ्रेम होता है। उस स्टैक फ्रेम के अंदर भी पार्ट होता है लोकल वेरिएबल, एरे, ऑपरेंड, स्टैक फ्रेम, डेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं। और जितने स्टैक तैयार होते हैं उतने रजिस्टर्स तैयार होते हैं। जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स स्टैक के लिए बनते हैं उतने नंबर ऑफ रजिस्टर्स तैयार होते हैं।
जिनको हम पीसी रजिस्टर्स बोलते हैं। तो पीसी रजिस्टर 1 हो गया, स्टैक एरिया 2 हो गया, हीप एरिया 3, मेथड एरिया 4 और नेटिव मेथड स्टैक एरिया ये हमारा हो गया 5 मेमोरी एरिया हमारे जेवीएम में होती है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा, पूरा आर्किटेक्चर डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल स्टैक के अंदर जाते हैं, आपका मेथड एरिया के मेथड टेबल में जाता है, आपके नेटिव मेथड स्टैक एरिया में चले जाते हैं। नेटिव मेथड्स क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। बट आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं इनको तब तक मेमोरी नहीं मिलती है जब तक आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते हो। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, वाई वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं टू प्रोवाइडिंग द memory for the instance variable, to providing the memory for the instance variable, to allocates the memory for the class, या to makes the physical existence of a class into the memory। ये सब हमारे ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके हैं। एक चीज और आप बोल सकते हो कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं टू कॉल द नॉन स्टैटिक मेथड। किसी क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि स्टैटिक मेथड तो क्लास के नेम से चल जाते हैं, डायरेक्टली चल जाते हैं, बट नॉन स्टैटिक मेथड तभी चलते हैं जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो 3 रीजन हो गए किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने का। पहला रीजन किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी देना। दूसरा, क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस लाना, क्योंकि क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मेमोरी में तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और किसी क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना। तो दे आर ऑल रीजंस बिहाइंड योर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। And once you are creating the object, all the object is stored into the heap memory area at runtime। runtime का मतलब जो प्रोग्राम रन होगा तब। तो यहाँ पे पता नहीं है, आपके कंपाइल किया, रन किया, आपके कंपाइलर को ये नहीं पता है कि भैया कंपाइल टाइम पे कितना मेमोरी लोकेट होना है। जब जेवीएम रन करेगा प्रोग्राम तो पता चलेगा कि क्लास के अंदर कितने डेटा हैं, जितने डेटा हैं उतने के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा वो। तो इसीलिए रन टाइम मेमोरी लोकेशन होता है ये, ठीक है। और लोकल वेरिएबल स्टैक के अंदर जाके स्टोर होते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स के, मेमोरी के, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट के मतलब चलते ही मेमोरी में उसकी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, और वो आइडेंटिटी यहां पे आपकी ऐसे दिखती है, दैट इज आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो आईडी को रेफर करके जावा वालों ने एक नई आईडी दे दी आपको। अगर आप इसको रेफर करके, यानी कि ये 01 आप तो देख नहीं सकते हो क्योंकि ये मेमोरी में रन टाइम पे बनती है, ये एक बफर है, ये एक प्रोसेस है। अगर आपसे कोई पूछे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ बफर। ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी। क्यों? क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्ट देखा ही नहीं आज तक क्या होती है, वो तो मेमोरी में ऐसे कुछ बफर होगी, समझ रहे हो। बट हाँ, वो जो बफर मेमोरी में बनी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मेमोरी में बनता है और इसका क्या यूज होता है, वट एवर। तो कई लोगों को तो ऑब्जेक्ट बस यही समझ में आता है कि ये लिख दिया ऑब्जेक्ट बन गया, अंदर नहीं जाते हैं। आपको अंदर भी जाना है, ये तो आपके लिए है ना। बट मेमोरी में ऐसे ही एक बफर तैयार हो चुका है, और ऐसे अगर बहुत सारे बफर तैयार हो जाएंगे तो मेमोरी फुल हो जाती है। बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स को फ्री करो। और बड़े लेवल पे, जब प्रोजेक्ट लेवल पे, अच्छे लेवल पे काम करोगे तो हर जगह काम इसी ऑब्जेक्ट का ही होता है। सर्वर पे हमारे ऑब्जेक्ट्स ही रन होते हैं, नेटवर्क्स पे हमारे ऑब्जेक्ट्स ही ट्रेवल होते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर होता क्या है, आपकी क्लास का स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब एक बात और मैं आपको बताऊंगा, अगर क्लास के अंदर ये डेटा मेंबर यहां स्टैटिक होते तो इनके लिए ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं थी। ये नॉन स्टैटिक हैं
स्टैटिक नहीं है, मतलब स्टैटिक कीवर्ड इनके आगे नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर इनके लिए ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ी है, इसीलिए पड़ी है। ठीक, तो मैं बता रहा था यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट बना तो इसकी आईडी जो बनी 01 की फॉर्म में ये बफर तैयार हुआ, उसको रेफर करा के एक नई आईडी आपको दे दी गई, नई आइडेंटिटी दे गई, जिसका एक जनरल सिंटैक्स होता है क्लास नेम @ साइन होता है एंड हैश कोड। ये होता है इसका जनरल सिंटैक्स। क्लास का नाम लगा होगा, @ लगा होगा, हैश कोड लगा होगा। आप इसको system.out.println के अंदर प्रिंट कर लीजिए। system.out.println में इसको प्रिंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्लास का नाम @ हैश कोड क्या प्रिंट होके आ रहा है एक किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। कंपाइल एंड रन। दिस इज द क्लास नेम @ हैश कोड। ये एक ऑब्जेक्ट, इनकी एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल गई यहाँ पे, उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में आ गया। हमने अपने कंप्यूटर में उसको फिजिकली एग्जिस्ट करा दिया। और बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? देखो, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हीप एरिया में मेमोरी मिलती है, बट हीप एरिया में मेमोरी किसको मिलती है? क्लास को या ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को मिलती है सर। तो क्लास को मेमोरी नहीं मिलती है, बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, क्योंकि क्लास का मतलब कुछ भी नहीं जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। हेलो। हाँ जी। हेलो। क्लास को मतलब हार्ड डिस्क में ही मेमोरी मिलती है जहां हम लोग क्लास बनाते हैं। अगर कहने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब यही है कि क्लास को मेमोरी केवल हार्ड डिस्क में मिलती है। देखो, हार्ड डिस्क में मतलब जहाँ पे हम लोग क्लास बनाते हैं, एक मतलब एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है बस। अच्छा, उसका कोई वो नहीं एक मिनट अगर रुकिए। कोड रन। आप इस क्लास की बात कर रहे हो, ये जो बना हुआ है ये कौन सी? हाँ, जो आप ये जो डॉक जावा एक्सटेंशन से सेव करते हैं हम लोग। तो ये क्लास नहीं होता डियर, ये तो फाइल होती है। हाँ, वही मतलब। नहीं, वही मतलब कैसे? फाइल और क्लास तो अलग अलग होती है। नहीं, तो मतलब इसका ये है ना कि क्लास जो डॉट क्लास से वो सेव होती है जब इसको कंपाइल करते हैं। तो वो क्लास फाइल है, ना कि क्लास है। दैट इज बाइट कोड, ना कि क्लास। बाइट कोड और क्लास में डिफरेंस होता है। क्या हम्म। इसमें और बाइट क्लास में क्या डिफरेंस है? ये बाइट कोड जो होता है, ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड है, जो कि जावा का कंपाइलर बनाता है JRE की मदद से, जिसमें आने वाले हर सिंबल्स की मीनिंग फिक्स होती है, और ये यूनिक यूनिवर्सल कोड होती है। एक इंटरमीडिएट कोड जो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करती है हमें, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। इसका मतलब ये नहीं कि एक क्लास फाइल, ये एक क्लास है। ओके। हाँ, अब ये क्लास होती है, इसका एक्सटेंशन भले डॉट क्लास है, ये देख लीजिए आप, यहाँ एक्सटेंशन डॉट क्लास है, लेकिन ये क्लास नहीं है, ये क्लास फाइल है। एक्सटेंशन डॉट क्लास है, ठीक है। और ये जो क्लास है, दिस क्लास इज अ कीवर्ड, जिस कीवर्ड से हमने एक क्लास बनाया। क्लास बनाने का सिंटैक्स होता है, क्लास का कीवर्ड लिखो, क्लास का नाम लिखो, ओपनिंग क्लोजिंग करो, क्लास बन जाती है। और ये क्लास ऊप्स का कंसेप्ट है, न कि जावा का। एक क्वेश्चन था सर। अगर जैसे ये मान लीजिए मेमोरी में एक बार हमने क्लास लोड कर दी, ठीक है, और उसके बाद क्लास फाइल डिलीट कर दी। अच्छा, ये जो आप ये कह रहे हो कि हाँ ये जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, जी। तो ये प्रोग्राम हम जब रन करते हैं तो हम लिखते हैं जावा और क्लास का नाम। तो हम अपने क्लास का नाम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझिएगा, देखिएगा। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, जावा और क्लास का नाम हमने लिखा,
तो उसने इसी क्लास को ही यूज करा, ये जो क्लास फाइल लिखी हुई है ना। और इस क्लास फाइल के अंदर हमारे क्लास का नाम है, तो उसने हमने अपनी फाइल का नाम दिया जावा और क्लास का नाम, ये हमारी फाइल का नाम है स्टूडेंट। इस फाइल से उसने हमारे क्लास को की नेम को सर्च करा और उस क्लास को उसने लोड करा। समझे? ये नहीं कि ये फाइल ही लोड हो गई डायरेक्ट, फाइल तो लोड हुई, लेकिन फाइल लोड होने के साथ हमारी उसके अंदर की क्लास निकाली गई और फिर लोड हुआ और चल गया प्रोग्राम। आपने इसको डिलीट मार दिया तो एक बार तो प्रोग्राम चल चुका था, काम हो गया, वो क्लास मेमोरी में लोड हुई और खत्म हो गई क्लास। मतलब तुरंत ही डिस्ट्रॉय भी हो जाती है वो, मतलब एक बार जैसे वो काम हुआ खत्म हो गया। हाँ, वो डिस्ट्रॉय जो होती है वो होता है हमारा हेक्साडेसिमल कोड, मतलब समझ लो कि काइंड ऑफ EXE फाइल जो प्रोसेसर को मिलती है, प्रोसेसर उसे खत्म कर देता है, वो चीज़ डिलीट हो जाती है। लेकिन ये क्लास तो पड़ी हुई है अभी भी, ये क्लास पड़ी हुई है, इसको डिलीट कर दोगे तो दोबारा प्रोग्राम नहीं रन होगा। और बताइए, अभी मौका है, क्वेश्चन पूछ लो जितना पूछना है। नहीं चलो हो गया। और किसी का? कोई पैरामीटराइज दे तो क्या होगा सर? क्या कह रहे हो? ऑब्जेक्ट के अंदर जी, मैं मतलब कोई वैल्यू पास करेंगे तो क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप? जी, न्यू स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू पास करता हूँ तो क्या होगा? इसके अंदर वैल्यू पास करोगे तो क्या होगा? जी। तो कंप्यूटर फूट जाएगा, मतलब दग जाएगा। कंप्यूटर के अंदर से चार्ल्स बेबेज निकलेंगे और एक तमाचा खींच के मारेंगे कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। समझे? यही होगा। मजा नहीं कर रहा हूं, पूछ के देखो, करके देखो। अरे वो अलग क्वेश्चन है, उसके बारे में भी बताया जाएगा, जो आगे वाली बातें हैं। लेकिन मजाक कर रहा था मैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा सारी बातें समझ में आ गई। जी सर। चलिए तो बताइए, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? Constructor is a special type of member function and method. ठीक है, It's हिंदी में बोल दो। it हिंदी में कंस्ट्रक्टर का इम्प्लिसिटली रिटर्न टाइप होता है, एक्सप्लिसिटली नहीं होता है। ठीक है। जी, एक क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं। और इसे इनसे चलो ठीक है, ये बताओ कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं? आप ना बताओ, देव बताओ, देव। फटाफट बताओ भाई, देव। क्योंकि सर उसे जब भी हम क्लास का मेथड ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको मेमोरी मिलती है, स्टैटिक या डायनेमिक। नहीं, मेमोरी किसको मिलती है? इस डेटा मेंबर को, ये जो लिखा गया है ना, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, इसी को मेमोरी देने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ताकि इस डेटा मेंबर को मेमोरी एलोकेट कराया जा सके, जो कि आपके सामने लिखा गया है, जो कि नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है। ठीक है, तो मतलब ये सब पॉइंट याद रखो यार।
तुरंत पढ़ाता हूँ, तुरंत भूल जाते हो आप लोग, बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनते ही मेमोरी में एक आइडेंटिटी तैयार हुई। ये इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट की आईडी। ये आईडी है, मेन आईडी यही है, राइट। ये आईडी 01 के फॉर्म में बनती है। ये समझ लो प्रोसेस जैसे तैयार होता है, हर प्रोसेस की अपनी आईडी होती है, बिल्कुल उसी तरह से। और उस आईडी को रेफर करके फिर एक नई आईडी बनाई गई, और जिस आईडी का नाम दिया गया रेफरेंस आईडी। इसको आप बोलोगे क्या? रेफरेंस आईडी। और ये रेफरेंस आईडी कुछ और नहीं है, उस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस है जहां पे ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। अब मैंने क्या किया, ये है ना, अब मैंने दोबारा इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, फिर तीसरे बार भी कर दिया। तो ईच एंड एवरी टाइम जितनी बार आप ऐसे करोगे ना, जैसे मैंने 2 ही बार किया, तो क्या फिर से ऑब्जेक्ट बन गया, फिर से इस वेरिएबल को मेमोरी मिल गई, फिर से आईडी तैयार हो गई। बिल्कुल सही बात है। फिर से आप रैम एरिया के अंदर बिल्कुल इसी तरह से सेम तरीके से ऐसे ही एक डब्बा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनकी एक सेपरेट कॉपी तैयार हो जाएगी। इंस्टेंस का मतलब कॉपी होता है, इसीलिए इन वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाता है, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनकी मेमोरी में सेपरेट कॉपी तैयार होती ही होती है। तो ये सेपरेट कॉपी तैयार हो गया इनका। तो पहली बार अलग तैयार हुआ था, अब दूसरी बार अलग तैयार होगा। ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ऐसे कॉपी तैयार होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस फॉर द क्लास। इंस्टेंस का मतलब कॉपी, तो ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस फॉर द क्लास। एक ऑब्जेक्ट किसी क्लास का एक इंस्टेंस होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाए तो मतलब उसका एक इंस्टेंस तैयार हो गया, उसकी कॉपी तैयार हो गई मेमोरी के अंदर, तो इंस्टेंस तैयार होगा। इसकी भी अपनी एक आईडी बनेगी, 01011111 जो भी है। इस आईडी को भी रेफर करके फिर से हमें एक आईडी मिलेगी अपने आप। ये जावा का सर्विस है ना, जिसको हम अगेन बोलेंगे रेफरेंस आईडी। रेफरेंस आईडी फिर से मिलेगी। देखना चाहते हो आप? कुछ नहीं करना है, बस इसी प्रोग्राम को सेव करके दोबारा कंपाइल कर देना और रन कर देना। अगर आप देखो ध्यान से तो आपके प्रोग्राम में जो क्लास का नाम और @ है वो सेम है, ओनली चेंजेस कहाँ है? आपकी हैश कोड में चेंज है। उसकी एक आइडेंटिटी तो अलग है, उससे ये पता चल जाएगा दोनों का हैश कोड अलग है, तो इससे पता चल जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी अलग अलग है। मेमोरी एरिया में दोनों अलग अलग मेमोरी मतलब एलोकेट करके बैठे हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब 2 स्टूडेंट को हमने मेमोरी दे दी, 2 की इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर में स्टोर कर ली। बट उनमें कोई डेटा असाइन नहीं करा। डेटा कैसे असाइन करेंगे? अब जैसे मान लो कि मैंने फिर से ऐसे लिख दिया और यहां पे लगाया डॉट, और डॉट लगा के लिखा मैंने नेम। तो ये जो डॉट होता है ना, ये रेफरेंस ऑपरेटर होता है। अच्छा, एक चीज पहले मैं आपको क्लियर करूंगा। यहां पे हम न्यू को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं? दोनों को मिलाकर। दोनों को मिला के बोलेंगे, क्योंकि न्यू तो एक ऑपरेटर है जो कि टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटर है ना। न्यू तो एक ऑपरेटर है जिसका काम है मेमोरी लोकेट करना, कैसे करना, किस लिए करना, किस हिसाब से करना, ये बताता है कंस्ट्रक्टर। ये है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग। अब कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग तो हम कर रहे हैं, बट हमारे प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर की कोई डेफिनेशन तो है नहीं। तो प्रोग्राम कैसे चल रहा है? निशांत बताओ कैसे चल रहा है? कॉलिंग तो हम कर रहे हैं नीचे से, बट इसकी डेफिनेशन नहीं है ऊपर। निशांत बताओ
अरे भाई बोलो यस नो। निशांत हो नहीं क्या तुम? ठीक है, तुम बताओ भाई। दीपक शुक्ला जी बताओ। सर वो कंपाइलर इम्प्लिसिटली देता है कंस्ट्रक्टर ना बाय डिफॉल्ट। हाँ, कंपाइलर Compiler कंपाइल ऐड कर टाइम देता है। पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली दे देता है। तो हमारे प्रोग्राम में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इस वजह से ये चल जा रहा है। बिल्कुल सही बात। तो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट बना। इस ऑब्जेक्ट के बनते ही हमने डॉट लगाया। तो डॉट क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस तक हमें पहुंचा देता है, उसको रेफर करा देता है। रेफरेंस ऑपरेटर समझ लो। और हमने डॉट नेम लिखा। तो मुझे आप बताइए कि यहां से हमारे पास इसमें से ये वाला नेम हमें रिटर्न होगा या ये वाला नेम रिटर्न होगा? पहला वाला या दूसरा वाला? बोलिए। सर दोनों में से कोई नहीं होगा, थर्ड वाला थर्ड बनेगा। वेरी Null गुड, हो- वेरी null गुड, हो। वेरी गुड। तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा, एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। भाई मेरे, अगर ये सब चीज आप जानते हो ना, तो समझ लो बहुत कुछ जानते हो आप, है ना? सर आप सभी सब कुछ आप ही तो सीखा है। हाँ चलो, बढ़िया है, गुड है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मेमोरी एरिया के अंदर यहाँ पे जाके स्टोर होगा। ये मतलब इसके लिए अलग से कॉपी बनेगी, कहने का ये मतलब है, यहाँ पे, है ना? ओफ, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्यों कॉपी हो गया? मैंने तो ये कॉपी किया था, कॉपी, और इसको हटा देते हैं, ये आ गया। तो अच्छा, अगर मान लो कि इन वेरिएबल्स के अंदर हमने कोई वैल्यूज नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि जावा में क्या आ जाता है, इन वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाती है, क्योंकि जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती है। तो जो भी नेम की डिफॉल्ट वैल्यू होगी ना, वो रिटर्न करके हमें दे देगा। वो नेम की जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, नेम स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, तो ये नल रिटर्न करके दे देगा हमें। ठीक है, पहले दूसरे में ऑब्जेक्ट्स की रेफरेंस आईडी आएगी, और तीसरे में हमें नल रिटर्न होके आ जाएगा। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट्स की रेफरेंस आईडी कैसे कैसे बनती है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। लंबी कहानी है ना? तो देखिए, नल आ गया, और मुझे नल नहीं चाहिए, नेम वेरिएबल में कुछ वैल्यू चाहिए, और मैं चाहता हूं वो वैल्यू मैं दूं। तो आप इक्वल टू लगा के वहां पे दे दीजिए राम। तो राम नाम का स्टूडेंट, यानी कि राम जो नेम है, वो कहाँ जाके सेट हो जाएगा? ये तीसरे वाले ऑब्जेक्ट, अपनी मेमोरी एरिया में जाके यहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे राम आ जाएगा, राम। ठीक है, और वही नाम यहाँ पे प्रिंट होके आपको दिख जाएगा। कंपाइल कर लीजिए और रन कर लीजिए। बताइए, चले आगे बढ़े? भाई इतना समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े, आप बताइए। सर एक बात पूछे? हाँ हाँ, अरे भाई एक नहीं अनेक बात पूछें। सर कोई एक ऑब्जेक्ट को, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखे हैं, तो एक को हटा दे तो उसका एड्रेस हट जाएगा? मेमोरी के अंदर से, जैसे आप ये कह रहे हो कि इसमें से, पहली चीज़ तो ये जान लो कि मैंने इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इसलिए लिखा है ताकि एड्रेस प्रिंट होके आ जाए। अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक, पहली बात, इसको मैं ऐसे लिख के कमेंट कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ और एक को रहने देता हूँ और दोबारा कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो क्या मेमोरी से हट जाएगा? तो इसका आंसर है कि बिल्कुल वो हट जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं हटेगा। आप यहाँ पे अगर लगा भी दोगे ना, अगर ये लगा भी हुआ है तब भी मेमोरी से हट जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स, बिना नाम वाला ऑब्जेक्ट। और जो बिना नाम वाला ऑब्जेक्ट होता है हिंदी में एनोनिमस
इंग्लिश में एनोनिमस बोलते हैं, हिंदी में बिना नाम, बेनाम ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे बेनामी संपत्ति जो है मोदी जी उसको हड़प ले रहे हैं अब, है ना, कह रहे हैं कि भैया वो जब्त कर दिया जाएगा। तो उसी तरह से ये बेनामी संपत्ति है, इसको जब्त कर दिया जाएगा, जेवीएम इसको जब्त कर देगा, खत्म कर देगा, ये मेमोरी के अंदर से अपने आप डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन एक कंसेप्ट होता है जावा में। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का मतलब ऐसी मेमोरी, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसा बफर जिसका कोई यूज नहीं है, मेमोरी में वो अनरेफरेंस्ड है, अननेम्ड है, एनोनिमस है, तो उसको मेमोरी से अपने आप हटा दिया जाता है एक टाइम के बाद, खत्म, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप लिखे भी हो तब भी हटा दोगे तो मेमोरी में थोड़ी देर के लिए पड़ा रहेगा, लेकिन फॉर टाइम 2 सेकंड 4 सेकंड, वो डिपेंड करता है कि गार्बेज कलेक्टर कब थ्रेड आएगा और उसको लेके जाएगा, लेकिन वो तो मेमोरी से एक दिन खत्म हो ही जानी है, राइट। अगर आपने लिखा भी है तब भी, जैसे अभी मैंने प्रोग्राम बंद कर दिया, अभी मैंने यहाँ पे देखा मेरी आईडी क्या थी, 78522 ऐसे करके एफ थी। मे भी अगर मैं दोबारा भी चलाऊंगा कंपाइल करके रन करके, अभी क्या थी भाई, 7522 क्या थी यार, भूल गया, 7522, चलो इतना तो याद है हमें। अब दोबारा मैं कंपाइल करके रन करता हूँ प्रोग्राम को, कंपाइल एंड रन, 7522 7852 यही था, ये बदला नहीं है अभी। लेकिन हाँ, अगर मैं दोबारा भी सिस्टम रीस्टार्ट करूंगा, मे भी या 1 घंटे बाद चलाऊंगा या आधे घंटे बाद चलाऊंगा, या हो सकता है 1 ही सेकंड के अंदर चला दूं, तो दोबारा ये आईडी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स मेमोरी से अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बड़ा एक बेकार सा चीज़ है। तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट ही जब डिस्ट्रॉय हो जाता है मतलब क्या है, तो फिर इसी तरह से, इसीलिए ये वाला ऑब्जेक्ट हम बनाते नहीं हैं हम जनरली। ये वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे हम शादियों के अंदर, शादी ब्याह होता है तो हम डिस्पोजल ग्लास यूज करते हैं कि भैया लोग खाए पिए उसके बाद फेंक दें। डिस्पोजल हमारे पास सामान होते हैं इसीलिए, समझ रहे हो ना। हम अपने घर में यूज एंड थ्रो वाली चीज़ कब यूज करते हैं, जब हमें चीज़ें बहुत ह्यूज मात्रा में चाहिए। तो हमें भी जब ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट तभी बनाना चाहिए जब हमें उस ऑब्जेक्ट से बहुत देर तक कुछ काम नहीं करना है। हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बना, कोई काम हुआ, मेमोरी से फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, हो ना हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, यूज कर लीजिए इसे। ये कहानी है एनोनिमस। तो ये कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका नाम नहीं होता, जिनका रेफरेंस नहीं होता, जिनकी रेफरेंस आईडी तो होती है, जिनका रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। तो नाम वाले ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट्स समहाउ अपना रेफरेंस अगर लॉस हो चुका है उसका, तो भी वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल है। और पूछिए सर। चले आगे। आगे चलें। ये चले सर। ओके, दीपक की कॉल कट गई, दोबारा मैं कॉल ऐड कर देता हूँ। तो कौन से ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है रवि? कौन सा ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है? दीपक, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। अरे अभी बताया भाई, कौन सा ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है? एनोनिमस। हाँ, एनोनिमस, और मतलब जिसका रेफरेंस नहीं हो, जिसका नाम नहीं हो, ठीक है। तो मैंने मान लो कि इस वाले ऑब्जेक्ट के नेम वेरिएबल में डेटा डाल दिया, है ना। अब मुझे इसी ऑब्जेक्ट के जो इसका कौन सा वेरिएबल है, मोबाइल
और कॉलेज नेम में भी डेटा डालना है, कैसे डालूंगा? इसी ऑब्जेक्ट पे डॉट इस पे भी डॉट लगा दूं, डॉट लगाकर फिर डॉट लगा दूं। एक बार तो लगा डॉट चुका हूँ। डॉट लगाकर डॉट नेम इक्वल टू, उसके बाद मोबाइल का डाल देंगे। डॉट नेम इज इक्वल टू, ये नेम समझ रहे हो क्या है? ये नेम वही था, वो ऊपर लिखा गया है नेम। तो यहाँ नेम है, मोबाइल है, क्लास नेम है, यही नेम था वो। तो ये डॉट एक बार में एक ऑब्जेक्ट पे हमने लगा दिया तो दोबारा इस ऑब्जेक्ट पे थोड़ी ना लग सकता है। यही ड्रॉबैक है आपके एनोनिमस ऑब्जेक्ट का। एनोनिमस ऑब्जेक्ट का ये ड्रॉबैक है, एक बार पे इससे कोई मेथड कॉल कर दिया, जैसे इस पे मैंने एक चैट नाम का मेथड कॉल कर दिया, देखिए, तो बस अब दोबारा कोई मेथड नहीं चला सकते। एक मेथड कॉल कर दिया, दैट्स इट, खत्म, चैट आ गया, अब दोबारा कोई मेथड नहीं चलेगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर चैट कर रहा है, बात कर रहा है, जिंदगी भर बात ही करेगा क्या? कभी पढ़ाई भी तो करेगा। तो ये तो इसकी रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, तो ये एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट पे जो आपने एक बार मेथड कॉल किया ना, तो जो मेथड आपने कॉल किया, दोबारा जो चीज़ आपने एक ऑब्जेक्ट पे चला दिया, अब उस ऑब्जेक्ट पे दोबारा कॉल नहीं हो सकता, राइट? तो ये इसका ड्रॉबैक है। अब जैसे मुझे मान लो कि मैंने नेम यहाँ पे जाके असाइन कर दिया, है ना, किसी ऑब्जेक्ट के लिए मैंने उसके नेम में ये वैल्यू डाल दिया, राम स्टोर्ड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट के मोबाइल में डेटा डालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ डॉट लगाया और यहाँ लिख दिया डॉट मोबाइल इज इक्वल टू 9/2/11/420। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। तो अब ये जो हमने लगाया, ये कहाँ चला गया? ये आपके इस वाले ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है मोबाइल, यानी कि जहाँ तक राम था, और यहाँ मोबाइल आ जाएगा 9/2/11/420, यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर? बताइए। क्लियर सर। क्लियर कुछ नहीं है। ये जो मैंने 9/2/11/420 लिखा है, ये मैंने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट्स पे किया है, ना कि पहले वाले ऑब्जेक्ट पे सेट किया है। कैसे क्लियर हो जाएगा? ऐसे हैं? ये जो वैल्यू है ये यहाँ नहीं जाएगा, यही तो बात है। यहाँ से हटाइए इसको, ये दूसरे ऑब्जेक्ट की यहाँ मोबाइल में जाएगा। नेम सेट होगा तीसरे ऑब्जेक्ट का, नेम सेट हुआ तीसरे ऑब्जेक्ट का, और जो मोबाइल सेट होगा वो होगा दूसरे ऑब्जेक्ट का। 9/2/11/420 यहाँ जाएगा, ना कि यहाँ जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे आप देखो ना यार, आप दूसरे पे तो, ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे तो डेटा सेट किया है, जी सर, और तीसरे ऑब्जेक्ट पे नेम सेट किया है, और पहले ऑब्जेक्ट पे कुछ भी नहीं किया है। तो एक ऑब्जेक्ट पे एक एक्शन कर दिया तो दोबारा एक्शन नहीं कर सकते हो। ये समस्या इस ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या करा जाए? ऑब्जेक्ट बनाने का एक नया तरीका आपको बताता हूँ। ये जितना भी है ऊपर वाले ऐसे रहने दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट बन गया। इसकी रेफरेंस आईडी को एक वेरिएबल में होल्ड कर दिया, और वेरिएबल का टाइप दे दिया क्लास टाइप का। तो ये जो वेरिएबल हो गया, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वेरिएबल एस जो है ना, एस, इसको बोलते हैं वेरिएबल, बट ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, प्रिमिटिव वेरिएबल नहीं है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी है। तो व्हाट इज द रेफरेंस वेरिएबल? रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द करंट ऑब्जेक्ट? अभी करंट ऑब्जेक्ट तो यही है ना, इतना, ये हमारा करंट ऑब्जेक्ट है। तो इस करंट ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को ये रेफरेंस वेरिएबल यानी कि एस ने अपने पास संभाल के रख लिया। समझे? तो दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल। और ये स्टूडेंट क्या है? इस रेफरेंस वेरिएबल का टाइप है। टाइप, हर वेरिएबल का टाइप होता है। इसे हटा दो, यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। ये देखिए कि एस कैन नॉट फाइंड द सिंबल। एस का टाइप क्लास टाइप का कर दिया हमने, अब ये वैलिड है। अगर इस वेरिएबल की बात करें तो ये मेमोरी में
ऊपर वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को भूल जाओ, ये मेमोरी में समझ लो कि एक नई आईडी बनेगी और जो ऊपर वाली आईडी से बिल्कुल अलग होगी। जो किसकी आईडी को संभाल के रखेगा अभी अपने पास, जो इस करंटली बनने वाला ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है इस टाइम पे अभी, उसको आईडी इसके पास है ना, आप प्रिंट करके देख सकते हो। और रही बात इस रेफरेंस वेरिएबल, देखिए रेफरेंस आईडी आ गई नीचे, बिल्कुल जो अलग है 25154 ऐसे करके, लेकिन इसी की आईडी ही है जो इस वेरिएबल में है। बस इसका फ़ायदा यही है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट की आईडी को एक वेरिएबल में होल्ड करके रख लिया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का एक नाम हो गया एस। दिस एस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस एस इज अ रेफरेंस वेरिएबल। अगर आप C++ पढ़ते तो इसको ऑब्जेक्ट भी बोल देते, है ना, C++ वाले इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नहीं, जावा में ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है और इस रेफरेंस वेरिएबल में करंट क्लास की रेफरेंस आईडी है। और ये जो वेरिएबल है इसमें जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मतलब स्टोर्ड हुआ है, उसका जो गार्बेज कलेक्शन है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एनोनिमस नहीं है ना, इसका तो नाम है एस, तो ये गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, ओनली एनोनिमस ऑब्जेक्ट एलिजिबल है। बात समझ में आई? फायदा अब इस एस पे जो भी एक्शन करना है करते जाओ, इस एस पे जो भी एक्शन करना है करते जाओ, एस डॉट नेम, एस डॉट एज, एस डॉट दिस, एस डॉट दिस, एस डॉट समथिंग, एस डॉट, जो भी एक्शन करना है करो। तो एक ऑब्जेक्ट पे इस तरह से मैं एक्शन करने जा रहा हूँ, एस डॉट नेम इक्वल टू राम। अब डबल कोड में लिख दो आप ऐसे, ये देखिए मैंने डबल कोड में लिख दिया। फिर एस डॉट एज इज इक्वल्स टू समथिंग, एस डॉट मोबाइल इज इक्वल्स टू, अब ये जो मतलब जो हम डेटा दे रहे हैं वो एक बिल्कुल नए ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा, एक और डब्बा बनेगा। तो अगर ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले अप्रोचेस अगर आप भूल जाओ, इग्नोर करो थोड़े देर के लिए, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक स्टूडेंट को मेमोरी मिल गई और उस स्टूडेंट की मेमोरी पे हमने ये सारा डेटा जाके स्टोर करना शुरू कर दिया। नेम, एज, मोबाइल, और क्या है, नेम एज मोबाइल, कॉलेज नेम, क्लास नेम, जो भी है ना। और इस पे मेथड चला दिया हमने प्रिंट इन्फो, जो इसकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेगा, और जो इन्फॉर्मेशन सेट है वो प्रिंट हो जाएगी, जो नहीं है वो ऐसे ही दिखा देगा। सेमीकोलन कहीं नहीं लगा है, यहाँ नहीं लगा है, कंपाइल एंड रन, ठीक, जो नहीं है वो नल आ गया। तो जिस तरह से मैंने स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम बनाया, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे डॉट लगा के डेटा असाइन करा, ऐसे ही आप किसी और एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए और कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू एक क्लास बनाइए, राइट। और उस मतलब कोई एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए अपने माइंड में कि मुझे ये करना है, कुछ भी ले लीजिए, है ना, कोई भी एग्जाम्पल, और उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की ऑब्जेक्टिव का डेटा लीजिए, मेथड लीजिए, क्लास बनाइए, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, डॉट लगा के डेटा असाइन करिए और मुझे दिखाइए अभी तुरंत, राइट। दिखा रहे हो आप लोग? तो बनाओ।